चलिए देखिए, अपने को सिर्फ उन पर लगने वाले फोर्सेस की लिस्ट बनाना है, वो अगर किसी और पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे तो वो नहीं। सबसे पहले ब्लॉक M1, ब्लॉक M1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक है उसका खुद का वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन वन ड्यू टू द सेकंड ब्लॉक, है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑन वन एक्टिंग ऑन ड्यू टू द सेकंड ब्लॉक। इस पे सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं, बात खत्म हो गई वहाँ पर ही। वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ब्लॉक M2 की, देखो एक चीज़ तो साफ समझ में आता है, एक रहेगा आपका क्या, वेट उसका M2G। देखो ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस ऑन द ब्लॉक M2 भी आएगा, तो मैं यहाँ पे उसको ऐसा दूंगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक M2 ड्यू टू द सरफेस, ड्यू टू द सरफेस, ड्यू टू द ग्राउंड, ड्यू टू द सरफेस, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। अब क्या इस पे इतने ही फोर्स लग रहे हैं क्या? ये कुछ छोड़िए एक आध, क्या M1 का वजन या M1 का नॉर्मल रिएक्शन बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं बोलूँगा एक चीज़ रह गई, वो है इसके ऊपर से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक M2 ड्यू टू द फर्स्ट ब्लॉक। और हमेशा याद रखना N12 और N21 वेक्टर फॉर्म में ये इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो ये दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। यहाँ पर N12 किसके बराबर है? mg के बराबर है। यहाँ N12 किसके बराबर है? mg के बराबर। अब देखो इस ब्लॉक को कुल मिला के ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? N2s या N2 पकड़ लो, और नीचे की तरफ कितना फोर्स है? N12 प्लस M2G, है ना, N12 प्लस M2G, है ना। एक इसका ऊपर वाले डब्बे का नॉर्मल रिएक्शन, नीचे खुद का वेट। अच्छा, ऊपर वाले डब्बे का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है? mg के बराबर है ना। N21 है, सॉरी ये N21 है, मगर N21 तो किसके बराबर है? N12 के बराबर है, और N12 किसके बराबर है? mg के बराबर है। N2 इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप? M1G प्लस M2G, है ना। चलिए लिख लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम 5। इसका बना फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक M का, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाओ। ब्लॉक स्मॉल m पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। जनरली हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इस सिचुएशन में हम इसी पर बनाते हैं ज़्यादातर। आप अलग से बना सकते हैं, मसला नहीं, मगर वो ज़्यादातर सूटेबल इसलिए बनाया जाता है। तो देखो इसका एक वेट आएगा mg इधर नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, है ना। और देखो यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने कहा था ये एक्स एक्सिस होता है उसके लिए, तो इसको आप बांटते हैं कंपोनेंट्स में, तो ये बनता है mg cos थीटा, और ये बनता है आपका mg sin थीटा, है ना। mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब बोले ये सर कैसे हुआ? तुम खुद देखो। अगर देखो ये सर, देखो ये जो है ये वाला एरो, ये एरो है ना, ये पेन है समझो, सरफेस हॉरिजॉन्टल है। सरफेस क्या है? हॉरिजॉन्टल है।
अगर सरफेस पूरा 90 डिग्री के एंगल से घूम जाता है, सरफेस पूरा 90 डिग्री के एंगल से घूम जाता है, तो ये वाला एरो कितने एंगल से घुमा था, देखो अच्छे से, ये भी 90 डिग्री के एंगल से घुमा था। 1 कहाँ से बेटा, देखना नीचे था ये, अब ये ऐसा आ गया मेरी तरफ, 90 से घूम गया ना, तो जितने एंगल से सरफेस घूमेगा उतने एंगल से ये नीचे वाला पेन घूमेगा। अब देख सरफेस मान ले पहले ऐसा था, तब ये ऐसा था, अब सरफेस धीरे धीरे ऐसा टेढ़ा होने लगा, तो देखो नहीं लगता ये ऐसा आ गया ये, तो बोले सरफेस कितने एंगल से घुमा, थीटा, तो फिर ये भी कितने एंगल से घूमेगा, थीटा, है ना। फिर बोलूँगा ये कितना आ रहा फिर एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया एम जी साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये उसका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, एम जी साइन थीटा इधर आता है, एम जी कॉस थीटा इधर आता है ना। अब अगली बार नहीं बताऊँगा ये चीज़, ओके। यस बेटा, हाँ वो होता कम ज़्यादा, क्या कर सकते उसको, बार बार उसको सब नहीं कर सकते ना कुछ, ये तो ज़्यादा ही डार्क हो गया। कर दे दरवाज़ा बंद, एक काम कर, लाइट ही चालू करना पड़ेगा, तो अब भी थोड़ी देर में रोशनी आती, वापस से वो बंद लगा दे उसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम 6। ये है रिजिड सपोर्ट और ये ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m। अब आप उसको पुश कर रहे हैं विथ फोर्स F, इसको पुश कर रहे हैं विथ फोर्स F। अब मुझे बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा फिर। सरफेस ऐसा है, दीवार है मतलब वॉल, और ऐसा उसको आप ऐसा चिपका के पुश कर रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। पता लगाओ क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। अभी मैं सरफेस रफ है स्मूथ है वो कोई बात ही नहीं कर रहा, मान लो स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन है नहीं वहाँ पे, फ्रिक्शन को मारो गोली है बी का फिलहाल। तो अब बताओ कितने फोर्सेस लगे इसको, 3। गुड, कौन कौन सा, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो कैसा, अब तुम क्या कर रहे, ये ब्लॉक स्मॉल m है, तुम इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा रहे है ना, ये एरो यहाँ के बजाय यहाँ पर भी ले सकते हैं आप, ऐसा यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर अप्लाइड फोर्स F लगा रहे, आप दबा रहे दीवार पे, उसको दबा रहे, तो दीवार उसको क्या देगी, रिएक्शन देगी, तो दीवार देती है नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो वेट है mg ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। फिलहाल यहाँ पर फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम आता है। FBD 7 और ये सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे मानो मूव हो रहे हैं, स्मूथ सरफेस पे मूव हो रहे हैं, स्मूथ सरफेस पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। क्या समझा नहीं, क्या बोला, नहीं वो डायग्राम बना के दिखाओ बेटा, डायग्राम बनाओ, डायग्राम। स्मूथ सरफेस पे वो आगे जा रहे हैं, कितने ब्लॉक्स है, 2 है ना। आप एक एक सब सिस्टम मतलब एक एक ब्लॉक को पकड़ो, आप M1 ब्लॉक को पकड़ो, उस पर क्या लग रहे हैं फोर्सेस वो पता लगाओ, M2 ब्लॉक को पकड़ो, उस पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो पता लगाओ, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। क्योंकि आगे का जो है ना, तुमको कांस्टेंट मोशन सॉल्व करने से पहले ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है।
तो ही काम की बात है। चलिए ब्लॉक M1 एक तो साफ नजर आ रहा है, फोर्स कैपिटल F इधर, उसके अलावा उसका वेट M1G इधर, उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन इधर, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस इधर। और कुछ है क्या? नहीं है। इसका नॉर्मल रिएक्शन फील नहीं होगा क्या? जब ये इसको धक्का मारेगा तो फील नहीं होगा क्या? होगा ना। तो भैया ये होगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक 1 ड्यू टू द सेकंड ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक 1 ड्यू टू द सेकंड ब्लॉक। अच्छा, मोशन में इसमें कितने फोर्स इन्वॉल्व है? मोशन के लिए इसमें कितने फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? मोशन के लिए इसमें कितने फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है? मतलब ये जो मोशन हो रहा है, आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो आगे बढ़ने में कौन कौन से फोर्सेस ने हिस्सेदारी रखी है? एक ही है, दो है, तीन है, चार है, कितने? अगर है तो कौन कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से फोर्सेस हैं जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अरे बिंदास बोलो, बिल्कुल बोलो, बोल साल। दो, बिल्कुल सही है, दो सही। कौन कौन से हैं ना? अल्फाबेट्स में वो बता, सिंबल बता। हाँ परफेक्ट, F और N12। अरे F क्या कर रहा है? उसको आगे ढकेल रहा है, और N12 क्या कर रहा है? उसकी स्पीड को कम कर रहा है ना, है कि नहीं? अब अगर मान लो एक अकेला डब्बा आगे जाता, आराम से चले जाता था, तुमने दूसरा डब्बा भी सामने रख दिए, तो ये दूसरा डब्बा उसके मोशन को क्या कर रहा? अपोज कर रहा ना, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करके। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ये बेचारे क्या कच्चा नींबू लेके बैठे हुए, कोई काम के नहीं। मोशन में रिस्पॉन्सिबल है कि ये नहीं ना। ऊपर और नीचे अगर मोशन होता तो ये रिस्पॉन्सिबल होते। हम लोग जो कांस्टेंट मोशन से आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग ये वाले फोर्सेस को निगलेक्ट करने वाले हैं, है ना। ये वाले फोर्सेस को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, चलो ये तो इसकी बारी हुई। M2 का बताओ। F फोर्स तो M1 को लगा, F किस पे अप्लाई हुआ? M1 पे, तो M2 पे तो नहीं जाएगा अभी। तो देखो, पहला तो उसका वेट M2G, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस, NS डैश बोलना पड़ेगा, अलग अलग है ना। इसका नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा सरफेस का, इसका अलग होगा सरफेस का। उसके अलावा कोई है क्या? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ऑन फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक ड्यू टू द फर्स्ट ब्लॉक। ये भी तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना, है कि नहीं? ये जो उसको धक्का मारते हैं ना, उसको नॉर्मल रिएक्शन ही बोलते हैं। एक बॉडी दूसरे बॉडी को जो धक्का मारती है ना, टच होकर, सरफेस आपस में टच होकर धक्का जो मारते हैं, उसको नॉर्मल रिएक्शन ही बोलते हैं। तो ये क्या है इनके बीच में? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। आई बात समझ में? नॉर्मल रिएक्शन को कुछ किताबों में कैपिटल N और कुछ किताबों में R से दिया हुआ है। वो असल में न्यूटन का N आता ना, ऐसा यूनिट। अगर मैं कई बार बोलूँ नॉर्मल रिएक्शन कितना है, आप बोलते 10 न्यूटन, दो N आ गए ना। तो कई बार लोग अरे ये क्या हो क्या रहा बोले, तो इसीलिए ये थोड़ा बचने के लिए कई लोग नॉर्मल रिएक्शन को R लिखते हैं, है ना। अगर ऐसा कहीं हुआ कि N = 10N आ गया, तो हो सकता है मैं उसको N की जगह R लिख दूँ, कुछ जगह पे हो सकता है। मेरे को आदत N लिखने की है मगर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम 8। फ्री बॉडी डायग्राम 8। अब आप, एक रस्सी है M1 M2 के बीच में, एक रस्सी है M2 को लगी हुई। M2 पे जो रस्सी लगी हुई है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स F लगा के खींच रहा हूँ।
तो M1 ब्लॉक M2 ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस की आपको लिस्ट बनानी है ना। बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। अमजद पानी देना जरा। Until the string is uniform, ये याद रखना। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो ही, है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग लगातार क्या रहेगा, सेम रहेगा, है कि नहीं। अगर मैं मान के चलिए स्ट्रिंग मासलेस है कि नहीं। देख, अगर तुम बोलेंगे कि इस रस्सी में कितना टेंशन रहेगा, इस रस्सी में टेंशन F के बराबर रहता है, जो आपका अप्लाइड फोर्स है F के बराबर। अब यहाँ निकालना पड़ेगा, ये क्या कर रहा है कि ये डब्बा इसको इधर खींच रहा है, तो M1 को इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, मान लो T12, क्या लग रहा होगा, T12 टेंशन। तो ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा आगे बढ़ने को, तो ये क्या फोर्स लगाएगा, T21। और T12 और T21 कैसा रहता, सेम रहता, तो इसीलिए हम उसको T और T ही लिखते हैं ऐसा। कुछ कुछ किताबों में एरो ऐसा दिया हुआ है, कुछ कुछ किताबों में एरो ऐसा आया हुआ है ना, मतलब एक ही है वो, है कि नहीं। बस ये इसको इधर बता दिया और ये वाले इसको इधर बता दिया, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बनाओ उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो M1 का मानो एक आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, नीचे की तरफ आएगा M1G और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, है ना। और M2 का क्या क्या आएगा, F फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, है ना, एस डैश और M2G। वन सेकेंड, मेरा सवाल रहेगा, इनमें से कौन कौन से फोर्सेस जो है मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अप्लाइड फोर्स और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये दोनों फोर्सेस जो है आपके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और अगर मान लो कि उसके अंदर ऐसा है कि मान लो रस्सी जो है मासलेस नहीं है, एक मिनट, तुम लॉजिकली सोचो, तुमको कोई साइंस एकदम लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग उसमें फिजिक्स का ही दिमाग लगाना चाहिए तो ही आएगा, नहीं, लॉजिक सोचो। रस्सी एकदम हल्की है, मान लीजिए डब्बा कितने का है, 10 किलो का है, ये कितने का है, 10 किलो का है, रस्सी एकदम हल्की है, कुछ भी मास नहीं उसका, तो ये डब्बे को कितना वजन खींचना है, 10 किलो। अब मान के चल रस्सी 4 किलो की है, रस्सी 4 किलो की, मैं पूछूंगा ये बीचों बीच वाला पॉइंट कितना वजन खींच रहा है, रस्सी 4 किलो की है, डब्बा 10 किलो का है, तो ये बीचों बीच वाला पॉइंट जब तुम ऐसा खींच रहे होंगे ना, तो ये बीच वाला पॉइंट कितना वजन खींच रहा है, 12 किलो। 10 किलो का डब्बे का वजन है ना, और 2 किलो रस्सी का वजन उसको खींच रहा है वो, है कि नहीं। और अब मुझे बता, ये पॉइंट वो कितना वजन खींच रहा है, 14 किलो। 10 किलो डब्बे का वजन, 4 किलो रस्सी का वजन, तो देखो नहीं लगता कि ये टेंशन अलग अलग होगा, यहाँ पर ज़्यादा वजन खींचने का है, यहाँ पर कम वजन खींचने का है। तो भैया तुम सीधी सीधी बात है, वजन ज़्यादा है तो टेंशन तनाव ज़्यादा होगा, वजन कम है तो तनाव कम होगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर रस्सी मासलेस नहीं रही तो, अगर रस्सी मासलेस नहीं रही तो, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में हर एक पॉइंट का टेंशन अलग अलग रहेगा।
अब पूछते हैं ऐसे एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं कि ये रस्सी का मास इतना इतना है और पता लगाओ टेंशन कितना आएगा इसका, तो वो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम, हो जाएगा टेंशन नहीं है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे कनेक्टेड मोशन या फिर जिसको बोलते हैं कांस्टेंट मोशन में। इतना फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस काफ़ी है और वैसे भी इसमें भी सब आते रहेंगे लगातार। बोलो टाइटल नंबर क्या है एफबीडी का, सॉरी अगले इसको टॉपिक का, नहीं एफबीडी नहीं, कितना 5.5। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कनेक्टेड मोशन, ये जिसको अलग नाम दिया गया एक और कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, वही कनेक्टेड मोशन ही हुआ एक तरह से। देखो भाई सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन से कनेक्टेड है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं फोर्स किसको लगाया, M2 डब्बे पे लगाया है कि नहीं, किस पे फोर्स लगाया, M2 डब्बे पे, और उसको ऐसा खींचते हुए लेके जाया है कि नहीं। अब उससे हुआ क्या, पूरा का पूरा सिस्टम में सब आ गया, आगे भागा। तो देखो नहीं लगता इस डब्बे का मोशन इस डब्बे के मोशन से कनेक्टेड है कि नहीं। अब इसमें तुमको सवाल क्या आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कनेक्टेड मोशन में अक्सर सवाल पूछा जाता है एक्सेलरेशन का, कि भाई एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का कितना है, उस ब्लॉक का कितना है, धागे रहा तो धागे का टेंशन कितना है, अगर डब्बे एक दूसरे को ढके रहे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, या फिर किसी एक डब्बे पे कुल मिला के कितने फोर्सेस लग रहे हैं, या फिर टोटल फोर्स कितना है। जनरली ऐसे 3 सवाल आते हैं इसके अंदर, बहुत आसान होते हैं, कुछ खास नहीं। हाँ आगे जाके जब तुम और थोड़ा एडवांस दूसरे पढ़ते, रोटेशनल मोशन चैप्टर में जाते हो, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में जाते हो, तो यही प्रॉब्लम्स का थोड़ा एडवांस वर्जन आ जाता है। उसमें तुमको वर्क डन पूछ लेता है, किसी में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ लेता है, किसी में पूछता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो पता लगाओ। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। जैसे अभी हम लोग जब डाउट सॉल्व कर रहे थे तो जैसा एक ने कहा कि जैसा कि मोशन स्ट्रेट लाइन का एक न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल का इस्तेमाल हुआ, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ हुआ, उसके ज़रिए हम लोग ने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो जैसा कि देखो आप, मैं हमेशा कहता हूँ आगे की सारी किताब जो चैप्टर से पीछे के चैप्टर से लिंक्ड है, पीछे के कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे तुम्हारे, आगे का उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, अपने आप बनता जाएगा, है ना। तो आगे का मतलब पीछे के जितने भी सब चीज़ें उसको अच्छे से रिवाइज करो, है ना। आप वेक्टर्स के लॉज और फिर उसके बाद आपके मोशन स्ट्रेट लाइन के लॉज, सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो। चलिए सबसे पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम किस टाइप के पूछे जाएंगे, देख लो अच्छे से। टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 1 प्रॉब्लम में एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से अटैच रहेगा और एक ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे। टाइप 2 प्रॉब्लम, इसी में अब ये एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को खींचेगा, मगर एक रस्सी की मदद से। टाइप 3 प्रॉब्लम, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, वंस अगेन एक रस्सी की मदद से, है ना। हो सकता है कि ये रस्सी अपनी जगह पर ठहरी हुई है, मूव नहीं हो रही, या हो सकता है वो ऊपर ट्रैवल करे विथ एक्सेलरेशन a, या फिर हो सकता है कि वो नीचे ट्रैवल करे विथ एक्सेलरेशन a। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है, वो 3 केसेस आएंगे, वो पढ़ेंगे अपन। टाइप 4, अब यहां से चालू होता है पुली सिस्टम, यानी पुली आ जाता है यहाँ पर। आपके पास एक टेबल होता है, हॉरिजॉन्टल टेबल। अभी फिलहाल ये टेबल स्मूथ है, जब फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये टेबल रफ हो जाएगा। M1 M2, जाहिर बात है कि ये वजन लटकाएंगे, ये नीचे खींचेगा, उसके बारे में डिस्कशन रहेगा, ठीक है। फिर टाइप 5, ये सरफेस जो है अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया,
ये सरफेस थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो गया। टाइप 5। टाइप 6, अब इसके ऐसे दो इंक्लाइंड सरफेस रहेंगे, इसको वेज बोला जाता है, WEDG, वेजिटेरियन वाला वेज नहीं, ऐसे सरफेस को वेज बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि mg cos थीटा किसका ज़्यादा है, सॉरी mg sin थीटा। जिसका mg sin थीटा ज़्यादा होता है वो नीचे आता है, और जिसका mg sin थीटा कम होता है वो ऊपर जाता है। ये सब आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे आप। टाइप 6, टाइप 7, इसमें क्या होता है तो दो पुलिस आ गई, टाइप 8, टाइप 9। टाइप 9 का कोई एक पर्टिकुलर डायग्राम नहीं है, इसे कहा जाता है मूवेबल पुली सिस्टम। ये जो कहा जाएगा नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जेई वालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है मूवेबल पुली सिस्टम। इसमें काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये इस तरह के आपको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ठीक है इतना ही आता होगा, नीट में इतना ही आता है, ये डायग्राम्स आएंगे। जेई में इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा उसको एक साथ अटैच करके आपको कुछ ना कुछ दे देगा वो। तो आपको हर जगह मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। लॉजिक लगाओगे तो इजीली आ जाएगा सब कुछ आपको। बातों में इन्वॉल्व मत हो जाइए। अब हमको देखना है मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम, दीज प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के क्या मेथोडोलॉजीज है, क्या रूल्स है, क्या स्टेप्स है, हमको वो देखना है। यही मेथड आप सादा सीधा न्यूटन सेकंड लॉ पे भी लगा सकते हैं। इधर का हो गया लेफ्ट का, steps to solve such problem। Steps to solve such problems। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द सिस्टम। सिस्टम क्या है उसे आइडेंटिफाई करिए, है ना। कभी कभार सिस्टम सिर्फ एक ब्लॉक हो सकता है, कभी कभार सिस्टम दो ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, जिसे सब सिस्टम कहा जाता है।
याद है ना, जब मैं आपको शुरू में बता रहा था सब सिस्टम, दो ब्लॉक्स को एक साथ पकड़ लिया था, मैंने बोला था इन दोनों को मिलाकर एक साथ स्टडी करूँगा इस पर मैं। तो कभी कभार सिस्टम एक हो सकता है, कभी कभार सिस्टम एक से ज़्यादा ब्लॉक्स, एक कुछ भी हो सकता है। सिस्टम बोल तो कुछ भी हो सकता है, एक पार्टिकल एक ब्लॉक, दो पार्टिकल दो ब्लॉक्स, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप फोकस किस पर है आपका, आप स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द सिस्टम। फिर उसके बाद सेकंड, एनलिस्ट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन द सिस्टम with proper free body diagram। उस पे सारे के सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी लिस्ट बनाइए with proper free body diagram। ठीक है। थर्ड, चूज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। दो एक्सेस चुनिए जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो कैसे चुनेंगे आप, देखो चूज एक्स एक्सिस along the direction, choose x axis along the direction in which the system will have or likely to have acceleration, likely to have acceleration। तो आप x एक्सिस उसे मान के चलिए जिस डायरेक्शन में सिस्टम का होगा या हो सकता है, होगा या हो सकता है क्या, एक्सेलरेशन। होगा या हो सकता है एक्सेलरेशन मतलब कैसा, जैसे मैं आपसे पूछूंगा, मान लो ये ब्लॉक, अगर ये डब्बे को मैंने छोड़ दिया है कि नहीं, ये डब्बे को मैंने छोड़ दिया तो धर 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 ये नीचे जाएगा और ये आगे जाएगा। मैं बोलूँगा तो ये डब्बे को पूछ देख अच्छे से और मुझे बता इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, तो तू बोलेगा ऐसा। तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको तू क्या मान के चलेगा, एक्स एक्सिस, और इसको परपेंडिकुलर जो रहेगा ऑफकोर्स वो क्या रहेगा, वाई एक्सिस। जैसे इस मामले में मान ले ये वजन ज़्यादा है और मैं इसको छोड़ दूंगा तो धड़ 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 ये नीचे आएगा ऐसा। तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इसको परपेंडिकुलर वो हो जाएगा वाई एक्सिस, है ना। एंड वाई एक्सिस इज द वन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस वो है जो कि एक्स एक्सिस को क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। Next, take summation fx is equals to ma and summation fy equals to 0। मतलब क्या करना है, x एक्सिस पे जितने भी लग रहे फोर्सेस, सभी फोर्सेस को ऐड करो, सभी के सभी फोर्सेस को ऐड करो और उसे मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करो। ओके और वाई एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी को ऐड करो और उसे 0 से इक्वेट करो। मोस्ट प्रोबेबली 90% जो आपको प्रॉब्लम आएंगी उसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। समेशन एफ वाई क्या रहेगा, 0 रहेगा, सिर्फ समेशन एफ एक्स की ही जरूरत पड़ेगी। 90% प्रॉब्लम, सिर्फ जेई की कुछ प्रॉब्लम्स है शायद उसमें एफ वाई की जरूरत पड़ जाए। और दूसरी बात देखो यहाँ पे, इन केस कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा, तो अब ऐसी सिचुएशन में समेशन एफ वाई इक्वल्स टू एम ए लिखता हूँ मैं, अब क्योंकि एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रहा है ना इसका। अब इसको एक्स एक्सिस बोलने में फीलिंग नहीं आती, इसको अगर मैं बोलना है तो बोलो, इसको भी एक्स बोल सकते तुम, ऐसा नहीं है ना। इसको एक्स एक्सिस बोलो और समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए बोलो।
मगर तुम बोले नहीं सर अच्छा नहीं लग रहा, वाई अपने वाई रहता ना ऐसा, तो ठीक है ले लो वाई एक्सिस। तो फिर समेशन एफ वाई इक्वल्स टू एम ए लिखना पड़ेगा आपको। समेशन एफ वाई की एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रहा है ना, इस वजह से। चलिए फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। टाइप 1 के प्रॉब्लम्स देखेंगे। यही देता हूं मैं टाइप 1 हेडिंग। एग्जाम्पल, 2 blocks of masses m1 and m2 placed side by side on a smooth surface, as shown in figure, full stop. A horizontal force of F Newton is applied to mass m1. Find number 1 acceleration of each block, number 2 normal reaction between the blocks, between the blocks हाँ का पूछा गया। डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मास m1 मास m2, अप्लाइड फोर्स। देखो बातें मत करो रे भाई जरा। चलो अब यहां हमें कहा गया है कि इस पर लगने वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करो। अब एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ऐसा है, ये जो एक ब्लॉक, देखो अगर आप बोलेंगे कि इसको फोर्स F लगा रहे आप और ये आगे जा रहा, तुमको नहीं लगता ये दोनों डब्बे एक साथ आगे बढ़ेंगे? दोनों अलग अलग भागेंगे क्या? एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो पहले डब्बे की वेलोसिटी वही दूसरे की है कि नहीं? और जो पहले डब्बे का एक्सेलरेशन है वही दूसरे डब्बे का एक्सेलरेशन। या फिर मैं ऐसा बोल सकता जो दोनों का एक्सेलरेशन है वो एक एक का एक्सेलरेशन है। तो इस मामले में याद रखना थ्रू आउट है ना, जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है वही ईच एंड एवरी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होता है। अनलेस ओनली, सिर्फ कब बदलता है ये? जब इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग कनेक्टेड हो। क्या कनेक्टेड हो? स्प्रिंग। सिर्फ स्प्रिंग अगर रहा तो उसका मामला जब रहा तो सिस्टम का एक्सेलरेशन अलग अलग, सिस्टम नहीं सॉरी ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग रहेगा, सिस्टम का भी एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? मगर बाकी सारे मामले में है ना, 99% मामले में यहाँ जो देख रहे हैं जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही एक एक डब्बे का एक्सेलरेशन। तो मैं पूरे सिस्टम को पकड़ के चलता, तो मैं बोलूँगा देखो रूल क्या था? रूल क्या था? बोले टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, सब के सब एक्स एक्सिस पे लगने वाले फोर्सेस क्या है? बोले यार एक ही फोर्स तो लग रहा है, F है ना। अच्छा ठीक है, उसको क्या करना है? तो बोले उसको इक्वेट करना है मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो बोले पूरे सिस्टम का मास क्या आएगा? m1 प्लस m2 इंटू ए, है ना। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल्स टू F। Therefore A is equals to F upon m1 plus m2। अब इससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया, ये कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, है ना, कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अपॉन मास ऑन द सिस्टम, या बोलते हैं पुलिंग फोर्स अपॉन आपका मास ऑफ द सिस्टम। ये आपका मेन एक्सप्रेशन निकालने का फॉर्मूला है।
अब दूसरी चीज़ पूछी गई थी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच में होता है? दोनों डब्बों के बीच में। इस डब्बे पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वही नॉर्मल रिएक्शन इधर भी है। मेरी राय में हमेशा आखिरी वाले डब्बे को चुनो। क्यों मालूम क्या? अगर मैं पहले वाले डब्बे को चुनता हूं तो उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एफ भी लग रहा एन भी लग रहा। मगर मैं जब दूसरे डब्बे को चुनता हूं तो उसको सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा, नॉर्मल रिएक्शन। और जैसे मैं आपको पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले कि मोशन में सिर्फ ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इनको इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि वहां पर उनका वेट ऑफ द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस वो भी है, मगर उसको बनाया ही नहीं मैंने। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मोशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, है ना, इस वजह से। तो खैर मेरी राय में मैं इसको चुनूंगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, देखो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। चलो पहले दोनों तरफ से फॉर्मूला निकालता हूं, एक काम करता हूं दोनों तरफ से निकालता हूं। तो समेशन एफ एक्स टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, आप बोलेंगे सर वो एफ माइनस एन है, मगर समेशन एफ एक्स तो किसके बराबर होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। बात सही है। तो एफ माइनस एन इज इक्वल्स टू एम वन ए, बिल्कुल सही है बात। एफ माइनस एन एम वन ए कितना है आपका? एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, है ना। ठीक है, चलो भाई मान लिया ए की वैल्यू आ गई है। अपना मेन टारगेट क्या है निकालने का? मेन टारगेट क्या निकालने का? आपने एन निकालना है ना। तो एक काम करो, एन को इधर ला लो, इसको इधर ला लो। एफ माइनस एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। फिर आप आगे जाएंगे अगर, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ, कॉमन निकलेगा, वन अपॉन वन माइनस वन एम वन प्लस एम टू। ये कुछ फॉर्मूला आता है लंबा चौड़ा, इधर आएगा। अब इसको अगर मैं इसको पकड़ के सॉल्व करता हूँ, अगर तो ये कितना आसान हो जाएगा मेरे को। समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक ही फोर्स लग रहा एन, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, वो क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को इक्वेट करो, एम टू ए। बहुत हो गया क्या? एम ए की वैल्यू डाल दो, एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम। कितनी आसानी से निकल गया, है ना। और यहाँ पर लंबा चौड़ा क्या क्या आगे जाते बैठे यहाँ पर अभी भी। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलूँगा कि अगर आपको ये नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो हमेशा आखिरी डब्बे को चुनो। इसके अलावा भी मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊँगा, है ना। फिलहाल देखो, ये तुम्हारे को अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन पूछा और तुम नहीं चाहते कि मैं पहले एक्सप्रेशन निकालूँ फिर नॉर्मल रिएक्शन निकालूँ, मैं डायरेक्ट उसको निकालना चाहता हूँ, तो भैया आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी चुन सकते हैं, ये फॉर्मूला भी चुन सकते हैं डायरेक्ट के लिए, ठीक है। तो लिख लो ये, मेरा ये जो लेने का मकसद मेन था, ये फॉर्मूला लेना आपका आखिरी वाला, ये m2f अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सारे तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, एक तरीका नहीं है, बहुत अपने अपने तरीके, बहुत सारे लोग अलग अलग निकालते रहते, बहुत मल्टीपल है। कोई एक पकड़ो, उसको घसो, सब करते बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। If in previous problem m1 is equals to 4 kilogram, m2 is equals to 2 kilogram and f is equals to 20 Newton, find acceleration of each block and normal reaction between two blocks।
20 न्यूटन। वो पुराना वाला प्रॉब्लम है, स्मूथ सरफेस है सब ये है इस तरह से, और आपको पता लगाना है कि एक एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स क्या रहेगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन बताओ कितना आ रहा, 10/3, दैट्स करेक्ट। एक्सेलरेशन निकालना काफ़ी आसान है। है ना, नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम 20/4 + 2 या 20/6। फोर आपका A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक आपका फिर आता है, सिंपली क्या करेंगे आप, नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक तो वो फॉर्मूला याद रखो, है ना, M2F/M1 + M2। मगर मसला ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए अप्लाइड है। अगर ब्लॉक सिस्टम बढ़ गया तो कैसा करेंगे, है ना, वो एक इशू है आपका। बताता हूँ, ब्लॉक सिस्टम बढ़ा तब क्या होगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। मगर फिलहाल अगर मैं फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, तो मैं 2 किलोग्राम के डब्बे को पकड़ूंगा। देखो सब लोग, 2 किलोग्राम के डब्बे को पकड़ूंगा मैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। मैं बोलूँगा देख उसको तो एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा वेट है, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस है, उसको अपन इंक्लूड नहीं करते क्योंकि मोशन में इन्वॉल्व नहीं है। रूल क्या बोलता था, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, n है, और टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 2 टाइम्स ऑफ a। देखो n इक्वल्स टू 2a लिख सकता हूँ मैं। पहले लिखने से पहले सब लोग देखो है, n इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2a। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस किस पर, 2 किलोग्राम के ब्लॉक पर, तो 2 सॉरी n लिखा मैंने। टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस को फिर क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितने का इसका, 2 का, एक्सेलरेशन a। अब अपने को एक्सेलरेशन तो मिल गया, वो कितना है, 10/3, तो ये हो जाएगा 20/3 न्यूटन। देखो अब ये आ गया यहाँ पर है, n आ गया है कि नहीं। तो ये कंफ्यूजन होता है, ये n क्या है वो n क्या है, तो अक्सर इसको हम लोग क्या करते थे, लिख देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आप यही नॉर्मल रिएक्शन जो 2 किलोग्राम के डब्बे से निकाले वही आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 4 किलो। बोले कैसे, देखो मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ, हमेशा नहीं बताऊंगा ये। 4 किलो के डब्बे से अगर निकालना रहा तो कैसे, 20 न्यूटन है ना, और माइनस यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n, ये न्यूटन का n है, ये नॉर्मल रिएक्शन का n है, ये याद रखना। अब मैं बोलूँगा 4 किलोग्राम के डब्बे में कुल मिला के कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 20 न्यूटन, और ये नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं बोलूँगा समेशन fx कितना आएगा बेटा, पहले इधर ध्यान दो सब लोग, समेशन fx कितना आएगा, 20 - n आएगा, है ना, 20 - n। मगर हमारा रूल क्या कहता, समेशन fx को किसके बराबर लिखो, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 4, तो 4 × a, तो 20 - n इज 4 × a। हमारा मेन टारगेट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना, तो 20 - 4a इज नॉर्मल रिएक्शन। 20 - 4a, a की वैल्यू क्या है, 10/3 इज नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, 4 × 10 40/3। 3 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 - 40 क्या होगा, 20/3। देखो वही आंसर आया कि नहीं आया, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया फिर, 20/3 न्यूटन। अब तुम खुद देखो ज़्यादा अच्छा कौन सा है ना, फर्स्ट वाला, एक ही उसमें आ गया काम, वहीं इसको पकड़ रहे तो मसले आ रहे। हाँ, अगर तुमसे पूछ लिया जाए, चलो मान लो तुमसे ये पूछा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 4 किलोग्राम ब्लॉक, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 4 किलोग्राम ब्लॉक, तो अब आप क्या करेंगे, 20 में से वो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है एंड उसको माइनस करें, मतलब 20 - 20/3 यानी 60, 40/3 हो जाएगा, वो 40/3 न्यूटन हो जाएगा। आई बस में, ठीक है।
और अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो ये बेटा इधर ध्यान दो। अब देखो मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तीन डब्बे M1 M2 M3। आप इसको फोर्स F लगा रहे हैं, आप इसको फोर्स F लगा रहे हैं और आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन तो आसानी से निकल जाता है, तो उसको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। F/m1 + m2 + m3 ये एक्सेलरेशन है। अब देखो मान लो तुमसे पूछा गया नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड ब्लॉक। अब गौर से सुनो भाई, गौर से देखो, सब लोग गौर से देखो, लिखना बंद। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन पूछा है तुमसे, कैसे निकालेंगे बताओ। ये जो ब्लॉक है M1 आगे कितने ब्लॉक्स को लौट रहा है, कौन कौन से? दोनों के मासेस को ऐड कर डालो, दोनों के मासेस को ऐड कर दो। अगर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन पहले से निकल चुका है तो उसकी वैल्यू डालो A और तुम मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ गया, है ना, एकदम सिंपल तरीके से आ गया। अगर यहां पूछता है देखो N23 है ना, N23 है ना, सेकेंड और थर्ड ब्लॉक के बीच में का नॉर्मल रिएक्शन, वो कितना आएगा? तो मैं बोलूँगा इसके आगे कितने डब्बे हैं? एक। ये मोशन इधर हो रहा ना, तो ये कितने डब्बों को लौट रहा? एक। उसका मास कितना है? तो चुपचाप M3 लो और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर डालो, है ना। अब अगर इन केस ऐसा हुआ तुमको एक्सेलरेशन निकालना जान पे आ रहा, उसने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पूछा, है ना, और उसने तुमको सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पूछा और तुम जान पा रहा है पहले एक्सेलरेशन निकालो, और कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है क्या, है ना। आप क्या करो फिर, M2 + m3, एक्सेलरेशन की जगह मैं वो वाला फॉर्मूला डालूंगा, F/m1 + m2 + m3। और यहाँ पर भी देखो M3 × F/m1 + m2 + m3। अब पैटर्न को समझो तुम बेटा, अब पैटर्न को समझो। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन निकालना था, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पूछा है उसने, है ना। अब अगर मान लो उसने एक्सेलरेशन भी पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा है, तो तुम बेवकूफ़ ऐसा ये मत करना कि तुमको एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारे पास है और तुम फिर भी ये फॉर्मूला लगा रहे, ऐसा मत करना। तुम्हारे पास है ना एक्सेलरेशन एक सिंगल डिजिट में, तुम काय के लिए ज़बरदस्ती ये करते बैठे फिर, है ना। इन केस तुमको एक्सेलरेशन नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन पूछा, तब की बात यहाँ का निकालना है। आप देखो कि यहाँ पर ये सरफेस आगे कितने डब्बों को लौट रहा है ना, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में देखना। अगर ऐसे डायरेक्शन में मोशन हो रहा तो यहाँ पर ये वाला सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन के लिए मुझे आगे का उधर का देखना पड़ेगा, है ना। ये वाले सरफेस के लिए मुझे आगे का इधर का देखना पड़ेगा, मोशन इधर हो रहा ना। तो देखो गौर से, यहाँ निकालना है तो कैसा करेंगे अब, इसके आगे कितने डब्बे हैं? 2। ऐड करूँ कि मास को M2 + m3, ये फोर्स से मल्टीप्लाई करो और पूरे मास से डिवाइड करो, है कि नहीं। अब यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो इसके आगे कितने डब्बे हैं? 1, M3, इसको फोर्स से मल्टीप्लाई करो, पूरे मास से डिवाइड करो, मामला खत्म। आया समझ में? अक्सर ऐसा पूछता है कि M2 ब्लॉक का तुमसे पूछ लेता है टोटल फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर। तो इस मामले में तुमको क्या करना पड़ेगा, M2 ब्लॉक को सेपरेट पकड़ो, इस साइड लग रहा है N12, इस साइड लग रहा है N23, है ना। तो टोटल फोर्स क्या आएगा फिर? N12 - N23। आया समझ में? चलो, इसी किस्म से एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके दिखाओ मुझको।
3 blocks of masses 3 kilogram, 2 kilogram and 1 kilogram are placed side by side, on a smooth surface as shown in figure. First up, a horizontal force of 12 Newton is applied on 3 kilogram block. First up, find acceleration of each block. Number 2, net force acting on 2 kilogram block. Net force acting on 2 kilogram block. और सरफेस कुछ ऐसा है. चलो निकालो तो. एक्सेलरेशन कितना आ रहा? 2 है ना. तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो वो आएगा 12/3 + 2 + 1 यानी आ रहा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अपने को नॉर्मल रिएक्शन नहीं बोला उसने बोला 2 किलोग्राम के ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा. वो निकालने के लिए तुमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना ही पड़ेगा. कि 2 किलोग्राम के ब्लॉक को मान लो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है तुम्हारा N1 है और इधर से जो नॉर्मल रिएक्शन है मान लो N2 है. तो तुमको वैसे भी N1 N2 निकालना ही पड़ेगा आपको, है ना. तो नॉर्मल रिएक्शन देखो कैसा, यहाँ पर क्या आएगा, इसके बाद के कितने डब्बे हैं? 2. दोनों को ऐड कर, 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 6 है कि नहीं. तो नॉर्मल रिएक्शन N1 कितना है देख, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय A यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6 न्यूटन. आया समझ में? ये वाले सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 6 न्यूटन. अच्छा N2 पता लगा कितना होगा फिर, है ना. यहाँ इसके बाद कितने डब्बे हैं? एक ही डब्बा है ना. और उसका मास कितना है? 1. एक्सेलरेशन उसका कितना आएगा? 2 यानी कि 2 न्यूटन. तो नेट फोर्स क्या होने वाला है? N1 - N2 यानी 6 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन यानी कि क्या आ जाएगा? 4 न्यूटन. आया समझ में? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है.